बारान रहमत में आपको खुशामदीद। और हमारी ट्रांसमिशन की एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों में आसानियाँ कैसे तकसीम की जा सकती हैं, वो घर बैठे कैसे अच्छे तरीके से आम सी रेसिपीज़ के साथ, आसान सी रेसिपीज़ के साथ अच्छे अच्छे खाने कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आम सी रेमेडीज़ के साथ अपनी स्किन को और अपनी बाकी चीज़ों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही मुस्तनद डॉक्टर्स आते हैं, वो बग़ैर किसी फ़ीस के आपको घर बैठे बता देते हैं कि आप कैसे अपनी ज़ात के हवाले से अपनी केयर कर सकते हैं और अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो ये खूबसूरती है। इसी तरह यहीं बैठे आप भी घर में बैठे आसानी के साथ आप बग़ैर बाहर जाए, बग़ैर लाइन में लगे और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से चीज़ें जो वो आपके घर डिलीवर हो सकती हैं मेगा मार्ट के ज़रिए। आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हीट वेव भी आने वाली है, तो घर बैठे आप अपनी मनपसंद चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और 100% सफाई के साथ हाइजीनिक तरीके से वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। आप इनकी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं www.megamart.pk। तो देखिए ये खूबसूरती है हमारी इस ट्रांसमिशन की कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ और ख़ूबसूरती पैदा की जाए। जी, खाने पकाने के हवाले से आप बताएं क्या क्या खूबसूरत डिशेज़ आप मैं भी आसानी के साथ आप लोगों को रेसिपीज़ बताता हूं ताकि ये कि घर पर बैठे आसानी के साथ आप अपनी रेसिपीज़ जो है वो तैयार कर सकें। चलते हैं खुबानी का जो मीठा है उसके लिए। इसको हम वैसे तो अलग अलग तरीके से सर्व करते हैं, लेकिन आज बच्चों का दिन है तो बच्चों के लिए किस तरह से बनाया। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये खुबानी और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इसे हम गिलास में सर्व कर रहे हैं और इसके साथ ये खुबानी को आपने फ्राई किया है गुलजार जी, इसको ने बॉईल किया है। अच्छा, बॉईल किया, इसका बीज निकाल कर, इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा जी जी गोल्डन सा कलर हो जाता है। इसको पका कर आप जब थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा सा कलर इसका बन जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से गिलास में निकाल लेना है। उसके बाद ऑल पर्पस क्रीम हमारे पास मौजूद है, इसे आपने इसके ऊपर गार्निश में डाल देना है और इसके साथ बहुत अच्छा, मुझे बताते रहे खुबानी आपने बॉईल करके गिलास में डाली, चीनी के साथ बॉईल कर लिया, इसके बीज निकाल लिए और चीनी के साथ इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद गाढ़ा कर लिया, इसे गाढ़ा करने के बाद और इसे हमने ठंडा करके और इसे गिलास में सर्व कर दिया। उसके ऊपर से क्रीम डाल दी और उसके बाद बहुत ही हेल्दी बादाम जो है इसके ऊपर से गार्निश कर दें और इसे चिल्ड करें खूब अच्छी तरह से ठंडा ठंडा। आपने गिलास बनाए हैं 2 जी और उम्मीदवार हैं बहुत सारे जी, तो सैयद फरहान अली वारिस इससे पहले जी कि आ जाए, मेरा एक गिलास प्लीज़ छुपा के फ्रिज में रख दीजिए। मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ ठंडा करने के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं आलू की चाट के लिए। आलू को हमने बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद इसको फ्राई कर लिया डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर एक चीज़ मैं हटा रहा हूँ इसमें से, वो है टमाटर। और टमाटर आपको पसंद नहीं है तो पसंद है जी, मगर मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरी स्किन रेड हो जाती है, इसलिए मैं खा नहीं सकती जी। इसमें हल्का सा थोड़ा सा प्याज ले लें और बहुत ही सिंपल चाट है ये। इस पे आप थोड़ा, लेकिन आप डाल दीजिए जी जी, मैं एक साइड से नहीं, क्योंकि ड्राई है ना। नहीं मैंने हटा दिया। नहीं, आप डाल दें, मैं ड्राई है ना तो एक साइड से निकाल। इसकी जगह पे इमली डालूंगा खटास के लिए, ठीक है? शुक्रिया जी 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 बट शुक्रिया। तो नहीं, गला नहीं खराब, मेरी आवाज़ जो है ना जी जी उसमें कुछ मसला हुआ है और पिछले 2-3 हफ्तों से तो डॉक्टर कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, खामोश रहो। और खामोश रह नहीं सकती क्योंकि बारान रहमत की डिमांड है कि मुझे बोलना है। बिल्कुल। इस पर थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक छिड़क दें और इसके बाद इस पर दही जो है वो हमने फेंट कर रखा हुआ है वो हम शामिल कर देंगे। अच्छा गुलजार साहब, दही के अंदर कोई जीरा या कोई चीज़ कुछ नहीं डालना? प्लेन दही, हाँ ठीक। इसलिए कि इस पे इमली का पेस्ट जाएगा थोड़ा, और थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल दिया आपने। और इसके बाद पापड़ी ले लें, पापड़ी इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, ये गुलजार साहब जो है ना हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं। मैं देख रहा हूँ रोज़े में आप सोचे इतनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि उसके बाद आप सोचे कि सब्र से बैठे रहना 2-3 घंटे बड़ा मुश्किल काम है। आंखों के सामने कोई आपकी मनपसंद चीज़ हो और फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल करें। आई थिंक यही हम सीख भी रहे हैं इस माह मुबारक की, यही बरकत है कि कैसे सब्र करना। और आखिर में खट्टा खट्टा मज़ेदार सा चाट मसाला जो है ऊपर से छिड़क दें तो ये रेसिपी हमारी जो है फाइनली तैयार हो गई है। और इसे आप इफ्तार में, अच्छा एक चीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त ये है गपशप।
ये कप शप जो है जिसमें डालडा का ये बेहतरीन गाढ़ा इसके अंदर लिक्विड होता है, टी वाइटनर है, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अभी हम आपके सामने इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चाय है मेरे पास, और इसको जब हम इसमें शामिल करते हैं तो ये देखें चाय का कलर कैमरे में आपको नज़र आएगा कि बहुत ही खूबसूरत जो एक कड़क चाय का नज़र आता है वैसे ही आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, अल्लाह बस मैं क्या कहूँ यार रब्बे कायनात, इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र। तो ये थी हमारी रेसिपीज़, और एक मैसेज है वो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है, और वो है फूड पांडा की तरफ से जो अपना होम शेफ़ बना रहे हैं। और होम शेफ़ के लिए पूरे पाकिस्तान से 18 शहरों में जो है होम शेफ़ हमारे फूड पांडा की तरफ से काम कर रहे हैं, जो 50,000 रुपये तक कमा रहे हैं। जो लोगों की नौकरियां अभी आजकल नहीं हैं, उनके हेल्प करने के लिए आजकल ख़वातीन जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उसका सपोर्ट किया है फूड पांडा ने। तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और www.restaurant.foodpanda.pk पर रेस्टोरेंट अपना रजिस्टर करवाएं। तकरीबन 1 लाख शेफ़्स की ज़रूरत है और उनको जो है सपोर्ट कर रहा है फूड पांडा। जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और दोबारा से रिपीट कर दूं, www.restaurant.pk, तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि वो बच्चे जिनकी वैक्सीन होनी थी मगर ये क्वारंटीन की वजह से माएँ डॉक्टर्स पर नहीं ले जा सकी, उनकी वैक्सीन टाइम पर नहीं हुई, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? और खुदा न खासा जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं हुई, क्या वो उन बच्चों पर फ़ौरन असर तो नहीं करेगी? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है कि पहली फ़ुर्सत में जो वैक्सीन होनी थी और नहीं हुई है, पहली फ़ुर्सत में वो वैक्सीन ज़रूर करा दें। रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगाते ही इसलिए है कि आपके जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है बीमारियों के ख़िलाफ़ उसको बढ़ाया जाए, तो वो हर किस्म की बीमारियों से ही प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जिन लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो लो है, उनको ये कोविड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो बच्चों की वैक्सीनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल खसरे से बचाव की टीका लगने की बारी है, या चिकन पॉक्स का टीका लगना है, या उसको निमोनिया से बचाव की वैक्सीन है, तो ज़रूर लगवाएं, अपने टाइम पर लगवाएं। हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास जाएं तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ, अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं, या आप अपने बच्चे को गाड़ी में रखें, जब आपकी बारी आए आप उस बच्चे को उसी तमाम एहतियात के साथ जाएं, वैक्सीन लगवाएं और वापस जाएं, क्योंकि ये वैक्सीन उनको न सिर्फ ये कि बहुत सारी बीमारियों से बचा रही है, बल्कि उनकी जो इम्यूनिटी से इन्हांस करी है अगेंस्ट एवरी डिजीज। सो ये प्लीज़ हमने पूरा भी इम्यूनाइजेशन वीक का जो है वो स्लोगन के साथ काम करते रहे और ये लोगों को कन्विंस किया कि किसी भी तौर पर अपने बच्चों को, जैसे आप जा ही रहे हैं तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, वैसे जाएं और अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात का कोर्स अपने टाइम पर पूरा कराएं। अगर कोई वैक्सीन का टाइम निकल गया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने ऊपर हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मखसूस बीमारी से आपके बच्चे को महफूज रखा है, तो आप पहली फुर्सत में वो वैक्सीन जा कर के लगवा लें। 1 से ज़्यादा वैक्सीन भी एक ही दिन लगवाई जा सकती है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता खसरे का टीका नहीं लगा जो 10वें महीने पर लगाते हैं, और 12वें महीने पर वाला टीका भी नहीं लगा है और बच्चे को ये वैक्सीन, तो दोनों इंजेक्शन एक ही दिन आप जा कर के लगवा लें। जी बहुत शुक्रिया। ये तमाम माँओं के लिए बहुत अहम बात की डॉक्टर साहब ने कि जो अपने बच्चों को वैक्सीन के टीके नहीं लगवा सकें इस टाइम पीरियड में, गुज़िश्ता 2-2.5 माह से उनसे खुदारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जो भी बच्चों का फैमिली डॉक्टर है प्लीज़, या जो भी बच्चों का डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर है, आप उनके पास जाइए और बच्चों को आप फ़ौरन इंजेक्शंस लगवाइए। ये उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत आम सवाल है, बच्चे जब होते हैं तो बच्चों को स्टमक अपसेट हो जाता है तो बहुत तेज़ी से स्टूल पास करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूल्स जो हैं बच्चे पास करें तो कोई डेंजरस बात नहीं है? लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। बच्चा कितना बड़ा है। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो उम्मन जितनी बार दूध पीते हैं इतनी बार पैखाना कर सकते हैं। अगर उसमें ब्लड की या खून की आमेदिश नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि बच्चों का स्टूल लिक्विड होता है, लिक्विड तो पेस्ट्री अंडर 2 ईयर या अंडर 1 ईयर आप थोड़ा सा क्लियर कर न्यूबॉर्न 1 ईयर तक होता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। अगर पानी की मकदार ज़्यादा आ रही है और फ्रीक्वेंट स्टूल हो रहे हैं तो आपने देखना है कि उसकी ज़बान में थूक है या नहीं है, वेट है या नहीं है।
अगर ज़बान उसकी ड्राई है और आँखों के अंदर उसके जो है वो पानी नज़र नहीं आ रहा है, आँखें अंदर की तरफ जा रही हैं, और जो स्किन की पिंच करके उठाएं और छोड़ दें, अगर वो चिपक के रह जाए या पेशाब उसका कम हो गया है या एक्टिविटी कम हो गई है, तो ज़रूर असेस कराएं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये देखना है कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, पैखाने जो है वो कितने वाटर कंटेंट हैं, और अगर बच्चा 6 मंथ एंड अबव है या छोटा है तो उसको आपने एक काम ज़रूर करते रहें, ORS ज़रूर पिला दिया करें। ORS अब तो बच्चों का भी आ गया है। वो एक ही है, लेकिन जितनी बार वो स्टूल पास करता है एक असेसमेंट हो जाती है कि इसने ऑलमोस्ट आधा कप पानी निकाल दिया इस स्टूल में, या सिर्फ 2 ही चमचे निकालें। वो छोटे छोटे से स्टूल बच्चे अक्सर करते रहते हैं। डोंट काउंट देम एज डायरिया। तो अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, स्टूल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, बच्चा लिथार्जिक हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। पानी की कमी से बचाना सबसे अहम गोल है। पानी की कमी से बचाना है, नमकियात के इम्बैलेंस से बचाना है, और ग़िज़ा की कमी से बचाना है। लिहाजा मोशनों में डॉक्टर साहब ये उन माओं के लिए भी है जो अपना फीड करवाती हैं? जी, उन माओं के लिए बहुत, हर एक के लिए। बस दूध जारी रखें, फ्रीक्वेंट फीडिंग करा दें, ORS पिलाते रहें हर मोशन के बाद, और अगर डाइट लेने वाला बच्चा है तो सॉफ्ट डाइट, दही, केले और खिचड़ी सब जारी रखें, बंद कुछ ना करें। क्योंकि देखिए जब मोशन हो रहे हैं ना, ये ज़्यादा वायरल होता है। इसमें क्या होता है कि पानी निकालता है, कैलोरीज निकाल रहा है, ये अपना ड्यूरेशन पूरा करेगा। इस आपका काम है कि पानी की कमी से बचा लें, ग़िज़ा की कमी से बचा लें, बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मौसम की वजह से बहुत सारे बच्चों को एलर्जीज़ भी हो रही हैं, उस हवाले से भी प्लीज़ आप बताइए। देखिए असल में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें एलर्जेंस हैं कि ये टिपिकली आइडेंटिफाई करना तो पॉसिबल है नहीं कि ये किस चीज़ से एलर्जेंस हो रहा है। पोलन से होता है, हमारे यहाँ चूँकि दरख्त इतने हैं नहीं, जानवरों से, बिल्ली से, पेट से, उनके बालों से बहुत होता है, कारपेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो इनसे बचाएं। कमरे में मच्छर भगाने के लिए जो कॉइल जला देते हैं, ग्लोब जिसमें से धुआं निकलता है, वो प्रॉब्लम करता है सांस लेने के मसाइल को, वो एलर्जीज पैदा करता है बेसिकली वो भी। और जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करेगा, परफ्यूम एंड पाउडर, इनसे भी बचाना पड़ेगा। ठंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोग नहलाना बंद कर देते हैं कि इसका सीना खड़खड़ कर रहा है। रोज़ नहलाइए, साफ़ सुथरा रखिए, पाउडर ना लगाएं, उसके बजाय कोई लोशन लगाएं। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो बच्चों की अपनी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि उसका परफ्यूम बन जाना चाहिए, तो पाउडर और परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों से बस बचा लीजिए। मक्खियाँ वही है, मास्क लगाइए, बाहर निकलते हैं तो अपना कुछ नहीं है तो अपना दुपट्टा ही उसके मुँह पे रख दें, नाक और मुँह के दरमियान उसको कवर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की, और तमाम देखने वालों के साथ भी। हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर फरा नाज साहिबा से पूछेंगे, या बल्कि आप बता ही दीजिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, अगर है ब्रेक लंबा है, हमारे पास टाइम है जी 2 मिनट हैं, प्लीज़ बता अच्छा दीजिए। ठीक है, 2 मिनट में बताती हूँ जल्दी से मैं आपको, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी बातें थी, डॉक्टर साहब से जानना बहुत ज़रूरी थी आपके बच्चों की हिफाजत के लिए। बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, इस वजह से डॉक्टर साहब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और इस टीम का और आपका भी शुक्रिया कि आप लोगों तक इतनी बातें पहुँचाती हैं। मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपने घर की चीज़ों से कैसे विटामिन ई फेशियल आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है, अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है तो आप वो ले लीजिए। अगर फ्रेश मिल्क नहीं है, आपके पास कोई भी पाउडर फॉर्म में मिल्क है, वो आपने ले लेना है। 2 से 3 चम्मच आपने पाउडर लिया, और रोज़ वाटर आपने लेना है। रोज़ वाटर में आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा, ये आपका क्लींजर बनेगा। सबसे पहले हमने स्किन को क्लेंस करना है अच्छी तरह। आपने फेस पे लगाया, लगा के हल्के हाथ से आप मसाज करेंगे, रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से। और हमेशा मसाज करने का तरीका ये होता है, ये नहीं होता है। इसको आप मसाज करेंगे 1 से 1.5 मिनट का मसाज करने के बाद आप इसको साफ़ कीजिए या वॉश कीजिए। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो होगा स्टेप, हमारा जो होगा स्क्रब होगा। आपको स्किन में स्क्रबिंग भी करनी है। स्क्रब के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूं, एलोवेरा जेल, नमक और बादाम का तेल। एलोवेरा जेल, नमक और बादाम का तेल। नमक लेना है आधी चम्मच आपने, क्योंकि उसमें स्क्रबिंग होती है। अगर नमक आप नहीं, आपको ज़्यादा इरिटेट करता है तो आप चीनी भी ले सकते हैं उसकी जगह, या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल 1 से 2 चम्मच, उसमें आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा उसमें आपने बादाम का तेल ऐड करना है। ये आपने इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके इसकी आपने फेस पे लगा के 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। अच्छा, जिनको एक्नी हो रही है वो भी ये फेशियल कर सकते हैं, मगर आप उसको मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्नी को मसाज करने से वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लगा के आप छोड़ दें। छोड़ के जब आप वॉश करें तो हल्के हाथ से मसाज करके साथ साथ वॉश कर लें, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वैसे हमारी मेडिकल
इसमें भी क्या ये एपिथेलियल जो है ना रीजनरेशन करता है स्किन जी, की, और ये जी। एंटी इनफर्टिलिटी जी, हमने मुस्तनिद लोग यहाँ बिठाए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी बात में वजन ना हो या उसका होमवर्क प्रॉपर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अख्तर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर फरहा नाज Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया आपका भी, और गुलजार साहब आपका तो दिल से बहुत शुक्रिया, पेट से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिस अच्छी बात के साथ ब्रेक पर जाएंगे कि जिस दिन हम ये समझ जाएं कि सामने वाला गलत नहीं बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तो उस दिन ज़िंदगी के बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। बरानी रहमते रमज़ान, बरानी रहमते रमज़ान, रमज़ान, बरानी रहमते रमज़ान। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज बराने रहमत में सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ दो प्यारे प्यारे शाइनिंग स्टार्स मौजूद हैं। दोनों ही टेलीविज़न स्क्रीन पर इतने क्यूट नज़र आते हैं कि लोग बाज़ औक़ात ड्रामे की मेन कास्ट को छोड़कर इन्हीं को देखने में मशगूल हो जाते हैं। बड़े भैया अब वाकई बड़े हो गए हैं, यानी मॉडलिंग और ड्रामे दोनों में अपने कमालात दिखा रहे हैं, जबकि छोटे मियाँ बहुत से ड्रामे किए मगर आज भी लोग उन्हें सुनो चंदा के डीजे के नाम से ही पहचानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही गुड लुकिंग बच्चे आदि खान और समी खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इनको मैंने बच्चा कह दिया, मगर आप तो मेरी एज ग्रुप के हुए ना। जी मैं ये आपसे- हमसे बड़े हो गए, ये हमसे बड़े हैं। ये हमसे बड़े हैं। अच्छा, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़े रख रहे हैं दोनों? हाँ, मैंने बीच में थोड़े से नहीं रखे थे क्योंकि रोज़ा उस वक्त गर्मी थी ना, इस वजह से 4-5 नहीं रखे मैंने। थोड़े से नहीं, बहुत सारे नहीं रखे। समी, आदि क्या कह रहा है? कितने रोज़े नहीं रखे थे? सच्ची, झूठ नहीं बोलते, सच्ची 10 सच्ची बताओ। 10 नहीं रखे। 10 रोज़े नहीं रखे। अब अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम रोज़े रखने हैं। नेक्स्ट टाइम बिकॉज आपको पता है कि आपके एज के जितने बच्चे हैं वो सब आपको आइडियलाइज करते हैं, तो आप जो अच्छे अच्छे काम करेंगे वो आपको देखकर आपको फॉलो करेंगे। तो जब अल्लाह मियाँ किसी को स्टार बनाता है ना, और जब किसी को पॉपुलर करता है, फिर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना, बल्कि उसके जितने फैंस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना, ताकि वो भी वैसे ही शाइनिंग स्टार्स बन जाएं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तो प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आदि, अभी भी अपने बचपन का वो पहला प्ले याद आता है आपको, जब पहली दफ़ा कैमरे को फेस किया? एक्चुअली बचपन में मैंने प्लेज नहीं किया, मैंने स्टार्टअप ही TVC से किया था। तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक जैज़ का कमर्शियल किया था, और अभी भी वो मैं देखता हूँ तो मैं ऐसा लगता है यार ये मैं था। और उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाता है फिर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। कितनी एज में आपने पहला कमर्शियल किया था? वैसे तो आई एम वर्किंग सिंस व्हेन आई वाज 6 मंथ्स, लेकिन जब मैं होश में माशाल्लाह। आया हूँ तब मुझे मतलब आई गेस आई वाज 5 years old। पहला कमर्शियल कौन सा था? पैम्पर्स। क्यूट होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, पहला कमर्शियल वो था। उसके बाद उसके बाद फिर बहुत से जैसे मिल्क के ब्रांड्स होते हैं, जैसे जैसे वो एज फैक्टर के हिसाब से नहीं आता, जैसे बेबीज़ हैं तो वो डायपर्स, मिल्क वगैरह इस तरह। फिर उसके बाद टेली कम्युनिकेशंस किए, फिर उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स किए फूड्स वगैरह के। अब माशाल्लाह से ब्रांड्स भी हो रहे हैं, ड्रामास भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आदि तो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि एट द सेम टाइम ये आपकी ग्रोइंग एज है, इसमें तालीम पर भी उतनी तवज्जो देना और शोबिस के अंदर भी, तो आपने कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया? जब तक मैं स्कूलिंग कर रहा था, क्योंकि स्कूल में क्या कहते हैं रेगुलर जाता भी था, वो जब एक आध कहीं लीव करनी पड़ जाती थी, कभी कभी मॉर्निंग का कमर्शियल है समथिंग कुछ, तो वो एक आध चल जाती थी। वो स्कूल टाइम तक जब तक मैं था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था
कि मैनेज करना, सुबह स्कूल जाना, फिर दोपहर 2 बजे के बाद से ड्रामा के सेट पे पहुंचना, फिर वापस आके होमवर्क करना, उसके बाद सो जाना, फिर सुबह वही रिपीट करना सब कुछ। तो अब जब से जैसे कॉलेज लाइफ में मैं आया तो मैंने वो प्राइवेट किया, अब घर पे स्टडीज़ होती हैं, होम ट्यूशन्स वगैरह पे, तो वो थोड़ा सा सुकून है कि सुबह जाने की टेंशन नहीं है, मतलब काम पे जाना है, काम करके वापस आना, बस ट्यूशन लेना और पढ़ना, एग्ज़ाम्स देना और हो जाना है काम सारा। और आप कैसे स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट ऑनेस्ट आंसर। ऑनेस्ट स्टूडेंट मतलब जब तक स्कूलिंग लाइफ थी 8 क्लास तक, तब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉपर थे, अब थोड़े हो गए हैं हल्के फुल्के। लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल। में शुमार आपका होता है। पढ़ाई पर आपका पढ़ाई में पूरा कॉम्प्रोमाइज़ ध्यान नहीं है। कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसके ऊपर ना, क्योंकि ये है तो आगे है, मतलब तालीम आपको शऊर देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको महसूस होता है कि knowledge तालीम देती कितनी अहम है हमारी बिल्कुल, ज़िंदगी में। बिल्कुल, दुनिया में तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज हासिल करना या सिर्फ इंग्लिश बोलना? नॉलेज हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, Knowledge नॉलेज है तो सब कुछ है। इंग्लिश है क्या, वो तो मैं कोर्स करके भी आ जाऊँ कल, कोई क्या पकड़ नहीं बात है, पाएगा। बड़ी ये इतनी समझदारी वाली बात है। ये बताओ कि ये जो टाइम पीरियड गुजारा है क्वारंटीन का, ये कैसा गुजरा और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इसमें बस आइसोलेशन में ही रहे और कुछ भी नहीं किया, शूट्स थे नहीं, स्कूल जैसे मैं तो वैसे प्राइवेट कर रहा हूँ, ये इसका स्कूल तो था नहीं, ऑफ हुआ हुआ तो सब कुछ। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस थी, वो तो चले खैर, तो सभी स्टूडेंट्स को कर रहे थे, लेकिन उसमें यही था कि हमने जितना अपने आप को सेफ कर सके हम सब ने किया है, और जो बाकी लोग अभी इस टाइम देख रहे हैं वो भी स्टिल अभी तक क्वारंटाइन के अंदर है, और अच्छी बात है, अपने आप को सेफ करेंगे तो सब कुछ है आगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी दोबारा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी आदि, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से। आपने अपनी एज ग्रुप के लोगों की तरह ना जीन्स पहनी है, ना शर्ट पहनी है, बड़ा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लिबास पहना है, ये मैं सवाल करूँगी, मगर मैं पहले ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ, जिनकी मौजूदगी में बड़े बड़े स्टार जो हैं उनकी चमक भी जो है मांद पड़ जाती है जी। ये क्या, इसके पीछे क्या राज है भाई? पता नहीं, बस अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट है। अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, बट अल्लाह तो हमें सबको देता है, मगर उस गिफ्ट को इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला ने जो ज़रिया वो तो हमारे हाथ में दिया है कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी। तो आप ऐसा कौन सा खुफिया किस्म का जादू चलाते हैं कि आपकी मौजूदगी में इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता? बस पता नहीं, बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई एक एक्टर पसंद आ रहा है तो फिर वो उसी के पीछे रहते हैं, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जब भी कोई आता है कि हमें आपके साथ सेल्फ़ी लेनी है, हमें आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं इस तरह से लाइव जाता हूँ तो एक ही मैसेज आता है, क्यूट, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप मेरे फेवरेट हो। तो बस हम दिल से तो ये खुशी होती है उनके, भाई इतना फेम मिल चुका है हमें, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, बड़ा भाई भी फेमस और अब आप खुद भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फेमस हो गए। आपने कहा लोग आते हैं, सेल्फीज खिंचवाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो कभी दिमाग में आया कि वो मैं बाकी बच्चों से ज़्यादा स्पेशल हो गया हूँ? नहीं, कभी ऐसी चीज़ नहीं सोची और सोचेंगे भी नहीं। और कभी अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, कज़न्स को एटीट्यूड दिखाया? सच्ची वाला? सच्ची वाला? कभी कभी कज़न्स में तो चल जाता है। कज़न्स पे तो चल जाता है, दोस्तों को कभी कभी, बहुत कम। दिखाते हो एटीट्यूड? बहुत कम। मसलन कैसे? मसलन जैसे जब मैं कहीं नीचे जा रहा होता हूँ तो साथ आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार मतलब क्या है, तू हर वक्त साथ रहता है, ऐसे उसको चिढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वो चिढ़ जाते, जब वो घर जाता है तो फिर वहाँ जाके उसको फिर वापस मनाता हूँ मैं, मतलब सॉरी, प्रैंक कर रहा था, मजाक कर रहा था। फिर मना लेते हो? आता नहीं है कि मैं तो स्टार हूँ, मैं क्यों मनाऊँ जाकर? नहीं, मतलब ऐसा नहीं फील करना ना कि फिर क्या कहते हैं उसको, कि गरूर आ जाता है टाइप, इस तरह। अच्छा, क्या कहते हैं उसको? अच्छा, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? गरूर अरे कहते हैं। हाँ हाँ, वो गरूर, वो शैतान का जो भाई है वो आ जाता है, तो उस गरूर को फिर फेंक देते हो, एकदम निकाल देते हो ज़िंदगी से। कैसे निकालते हो? लाहौल विला पढ़ते हो, क्या करते हो? या अम्मी कान खींचती हैं या बड़ा भाई आकर कान खींचता है, नहीं, या मैं खुद अंदर से आवाज़ आती है? खुद ही सोचता हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ नहीं करनी, अल्लाह पाक को ये चीज़ नहीं पसंद है, इस वजह से। अच्छा, ये कितनी प्यारी बात की ना हमारे बेटे ने कि ऐसी चीज़ नहीं करनी जो अल्लाह पाक को नहीं पसंद। तो ऐसी चीज़ पहले ही क्यों की जाए जो अल्लाह पाक को नहीं पसंद? बस ऐसे ही मजाक में। मजाक में, बट आइंदा नहीं करनी, क्योंकि अब आप स्टार बन गए ना, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। अच्छा, ये बताओ, सुनो चंदा में आपने इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम किया, आप तो बड़े लोगों का फेवरेट है, मगर आपका कौन फेवरेट था? मेरा
बहुत बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। इमरान अशरफ जिन्होंने भोले का कैरेक्टर किया था वो। आपने उनके साथ काम किया? जी, अभी मैं कोरोना से पहले उनके साथ एक काम कर रहा था, ड्रामा मुश्क, अभी वो कर रहा था मैं उनके साथ। और दूसरा जो सोनू चंदा में जो कास्ट थी, फरहान भाई, इकरा आपी, नादिया अगवान, रज़ा तालिश, ये सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इस उम्र में इतनी ज़्यादा सियासत है, डिप्लोमेट हो चुके हो भाई। कोई एक नाम बताओ ना। जैसे मैं कहती हूँ कि जी मेरे करियर में मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया और समझाया वो नदीम साहब ने किया। वो मेरे लिए एक बाप की शफकत भी रखते थे, सीनियर भी थे, मेरे मेंटोर थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इसी तरह कोई एक तो होता है, मेरे और भी बहुत हैं। गुलाम मोहुद्दीन साहब से तलफ़ुज़ की अदायगी के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। और शमीम आरा बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन वो बताती थी कि आपका फुटवर्क कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशंस लाउड नहीं होने चाहिए, अंडर होने चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी जिनसे सीखी। वैसे तो उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें, लेकिन आप आइडियलाइज़ करते हैं। एक का नाम लो ना, सियासत नहीं करनी है आप। मैंने जो इकरा आपी या नहीं, वैसे बेसिकली जो मैंने जो ज़्यादातर जिनसे सीखा है वो एहसन अंकल है, एहसन तालिश। एहसन तालिश डायरेक्टर से ज़्यादा सीखा? जी। और बाकी नादिया आपी हैं, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। क्या सिखाया नादिया आपी ने? जब अगर खाना कितना ज़्यादा खाना है? नहीं, वो तो मुझे पहले से आता है। ओए जा, क्यूट बेटा। अच्छा, ये तो पहले से आता है। तो अच्छा, इकरा ने क्या सिखाया? इकरा आपी से बहुत कुछ सीखा है, मतलब उस पूरी कास्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नहीं, मगर बताओ ना किसी की कोई अच्छी ऐसी बात जो याद रहेगी हो कि इकरा आंटी ने मुझे बताया कि बेटा जब आपने यहाँ ना यहाँ लाउड एक्सप्रेशंस नहीं देने, यहाँ आवाज़ का उतार चढ़ाव उसको बड़ा बैलेंस करके चलना है। किसी ने ऐसे टिप्स भी दिए या इतने ज़बरदस्त आप कॉन्फिडेंट और इतने टैलेंटेड के सब ने कहा बहुत परफेक्ट है भाई, कुछ भी नहीं सिखाने की ज़रूरत? नहीं, अगर परफेक्ट होता भी है तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा उसके अंदर मतलब कोई चीज़ें निकाल लें ताकि मैं और मोटिवेट हूँ उस चीज़ से। क्या बात है यार, मैं तो तुमसे मोटिवेट हो रही हूँ। इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। अच्छा, ये ट्रेनिंग अम्मी की तरफ से या खुद इतने कॉन्फिडेंट हो? खुद ही, मतलब जब भाई शूट पे जाता था तो भाई को देख देख के मतलब ये सारी चीज़ें आ गई। भाई आपके आइडियल है? जी। एक्चुअली ये मसला ये है, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। मामा हमारी अपने टाइम पे मतलब बहुत पुराने मतलब 90s के एराज में या 80 के मतलब एरा सॉरी मतलब 90s में, तो मामा खुद भी एक टाइम पे। देखो, मामाओं की एज का पोल नहीं खोलते। नहीं, एक बात दिस इज वेरी बैड। और पता है कई मामा से भी बड़ी होंगी, मगर चूंकि मामा पॉपुलर होंगी और मामा की एज का टाइम पीरियड किस वक्त में ऐड किया था, किस वक्त में पर्दा स्क्रीन पर आई थी, वो लोगों के सामने आ गया। अब उसके उनसे बड़ी भी जो होंगी ना, वो चूंकि नहीं, मामा पॉपुलर अब थोड़ी शायद काम मामा कर के रही बाद है। हुई हो, मगर वो मामा से छोटी बन के अब लोगों के सामने होंगी। नहीं, मामा अब काम नहीं कर रही, लेकिन उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। मामा तब मॉडलिंग, एक्टिंग, होस्टिंग वगैरह में एक टाइम पे थी। फिर उसके बाद अच्छा, उन्होंने तो ये finish ट्रेनिंग कर घर दिया। से है। ट्रेनिंग घर से है तो ये। मामा आपको बहुत क्रेडिट जाता है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मामा ने ये कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, ये बताओ कि जब घर आते हो आप लोग दोनों भाई, आपस में किसी और कोई बहन भी है? आप दोनों ही हो? ओ, इतना प्यार होगा ना फिर दोनों में। बहुत ज़्यादा ये इस बहुत ज़्यादा के अंदर बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ये कौन ज़्यादा शरारत करता है, समी या आदि? भाई समी समी आप मैं- करते हो? मैं। क्या शरारत करते हो भाई को तंग करने के लिए? बस मज़ा आता है भाई को जब डांट पड़ती है तो। इन्हीं की वजह से। इसकी वजह से आपको डांट पड़ती है और उसको मज़ा आता है? भाई को डांट पड़ती है, मुझे मार पड़ती है, बराबर है सब कुछ। अच्छा, ये बताओ मामा किस दिल से मारती होंगी? आपकी तो शक्ल देखकर सारा गुस्सा ही भाग जाता होगा, कितनी क्यूट सी शक्ल है। 2-3 नहीं, दफ़ा ऐसा तब होता नज़र है। नहीं आती शक्लें क्यूट मामा को। आपको भी पिटाई हुई? अच्छा, आदि मैं सवाल से पूछूंगी, हमारे इन दो बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हम लेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान, रमजान, बरानी रहमते रमजान।
बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज की रौनक बढ़ा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे स्टार्स, हमारे आदि खान और समी खान। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी आदि, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि आपकी एज के जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर जीन्स, शर्ट, इस तरह की क्लोथिंग को प्रेफर करते हैं, बट आपने बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। इसकी क्या वजह? ये आपकी चॉइस या मम्मा की? नहीं, एक्चुअली ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है। आजकल देखिए, जैसे मैं भी कैजुअल वेयर करता हूँ, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह, तो अब यहाँ पे वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। ये जैसे हमारा शलवार कमीज़ है, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है पाकिस्तान का। तो अब यहाँ पे क्या है, बस ये जुम्मा लड़के पहनते हैं, जुम्मा के दिन पहना और उसके बाद रख दिया, ठीक है। तो अब जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ट्रेडिशनल, कि हमें ख़ुद भी चाहिए। अब जैसे ये महीना ऐसा है, रमज़ान का महीना है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये चाहिए कि प्रॉपर क्लोथ्स हो हमारे, ठीक है। और मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने आप को ऐसे तो सामने आए कि लगे कि वाकई कोई इस पाकिस्तानी और कोई मुसलमान आ रहा है। एक कुर्ता शलवार पहना है उसने, मतलब एक अपनी प्यारी सी लुक बना के, जो कि जीन्स टी शर्ट जो है वो तो हम आम रूटीन में पहन के घूम फिर रही होते हैं। तो ये मेरी ख़ुद का था कि मामा ने आज मुझे ये बोला था कि मामा को मैंने रात को बोला था कि मामा मेरा कुर्ता शलवार निकाल के ना रख दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज उन्होंने सुबह शूट पे जाना था। तो मामा की कॉल है कि मैं तो चली गई, मुझे तुम्हारा कुर्ता शलवार नहीं मिला, शराफत से जीन्स टी शर्ट पहनो और निकल आओ। मेरी अब रात से मैंने कहा था कि नहीं यार, अब पहनना है तो पहनना है। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर जैसे ब्लैक है, तो मेरे जितने भी पजामा कुर्ता शलवार, कमीज शलवार, जो कुछ है वो सब ऑलमोस्ट ब्लैक में ही है। तो ये चाहिए था मुझे, ये वाला ड्रेस, तो वो मिल गया मुझे। मैंने फिर आयरन किया, मैं बस आ गया इधर। तो यही एक है कि आजकल के जो हमारे बॉयज़ हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यार जीन्स टी शर्ट पहनो, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन को भी आओ, उस पर वापस आओ कि यार बताओ कि हम हैं, ये चीज़ है, हम ये करते हैं। कितनी प्यारी बात की आदि ने। मैं आपकी तरफ आती हूँ कि इस बात का कितना असर होता है कि हमारी जो यूथ है वो इस चीज़ का एहसास कर रही है कि वेस्टर्न से आप जो चीज़ भी देखते हैं या उसे इंस्पिरेशन लेते हैं वो ठीक है, एक हद तक ठीक है, मगर आप अपनी बुनियाद को, अपनी पहचान को, अपने कल्चर को कभी भी मत भूलिए। इसी में आपकी इज़्ज़त है और इसी में आपकी बढ़ाई भी है जी। और जैसे कि मैं समी आपकी तरफ भी आती हूँ, मगर एक और बात मैं इम्पॉर्टेंट तमाम देखने वालों से करती चलूँ कि जैसे मैं अमेरिका में रहती हूँ और मेरा बेटा है, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाती है, उनको उर्दू सिखानी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को भी वैसी उर्दू आनी चाहिए जो हमारी कौमी ज़ुबान है। यहाँ पर माएँ कोशिश करती हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, मगर बाहर के जो लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारी कौमी ज़ुबान जो है वो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। तो मुझे बड़ी भारी जिम्मेदारी लगती थी, और बचपन से अगर आप बच्चों की तरबियत शुरू करेंगे हर लिहाज से, तो बड़े होकर वो आपके लिए फ़ख्र का बाइस बनेंगे, दर्द सर नहीं। तो समी आपने बहुत प्यारी बात की जी। आदि आपने, और समी आप क्या बात करना चाहेंगे अपने तमाम देखने वालों से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो माँ का रिश्ता होता है ना, वैसा कोई रिश्ता हो नहीं सकता। तो आपको अपनी मम्मा की हर बात माननी है। जैसे आपने वो बताया कि आपको अपनी सिटी की, अपने पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलनी चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखें हमारी पहचान पाकिस्तान से है। हम, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग हैं जो मतलब यो इस तरह लगे हुए होते हैं, इंग्लिश में लगे हुए होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज बोलो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब हाँ, आप अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आप बोलो, आपने जो लैंग्वेज बोलनी है बोलो, लेकिन पाकिस्तान में आप उर्दू ही बोलो। हाँ, जिसको इंग्लिश में बात समझ आती है उसके सामने बोलो, मगर हमारे यहाँ एक ट्रेंड नहीं बन गया कि दूसरों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने के लिए और शो ऑफ करने के लिए कि हेलो हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हरकतों से नहीं, किरदार से नहीं, सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ ज़बान से। वो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे समी? वो बस ये फील करते हैं हमने इंग्लिश बोल दी, इनके सामने हमारी पर्सनैलिटी बढ़ गई, इनके सामने हम बहुत बड़े फील होने लग गए, मतलब इस तरह लोग फील कर जाते हैं। इस तरह लोग फील कर जाते हैं। मगर मैं तमाम देखने वालों को बताऊं कि मेरे बेटे ने 1-2 दिन पहले मुझे एक वॉइस नोट भेजा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले उसने मुझे अपनी जो बोलता फ्लो में उस तरह एक वॉइस नोट भेजा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। Mama, I love you. I miss you. You're doing a great job.
Come back home soon. I love you. Bye. Your ship. Allah करे. Mama, I love you. I miss you. You're doing a great job. ये तो उसने मुझे भेजा इंग्लिश में, मगर उसके बाद मेरी आंखों से वाकई खुशी से और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इतने आंसू जारी थे जब उसने मुझे उर्दू में ये अल्फाज भेजे। Your ship. अल्लाह करे ये दुआ है मेरी अर्श मौला इजाज मेरी दुनिया में अल्लाह मनार सल्ले मेरी दुआ है सल्ले दुआ है। माँ कुर्बान, माँ सदके, ये अल्लाह का जितना शुक्र कि मेरे बेटे को उर्दू आ गई। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे एक ऐसी माँ बनने की तौफीक दे कि मैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकूं और जब वो बड़ा हो तो उसको खुशी और फ़ख्र हो कि मेरी माँ ने मुझे सही रास्ते पर चलने की जो नसीहत और वसीयत की थी वो सही थी और मुझे सही रास्ते के बारे में बताया। अल्लाह मुझे सुरखरू करे अपने ससुराल के सामने भी और अपने फैंस के सामने भी और अपने प्यारों के सामने भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं और आपकी वालदा पर भी बहुत फ़ख्र है कि जो शोबिज़ में रखते हुए आप बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं। तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी गुड विशेज़ आपके लिए। अल्लाह आपके बच्चे इसी तरह सही रास्ते पर चलकर आपके लिए फ़ख्र का बाइस बने। हम लेंगे जी इस वक्त एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद फरहान अली फारिस साहब मेरे साथ होंगे और हमारे बरान रहमत में आगाज़ होगा प्रोग्राम का पुरअज़्म पाकिस्तान।